शहरबानो के नाम से आपने एक नज़म लिखी, वो शहरबानो कौन है? हामिद मीर साहब ने अपने शोज़ में कई दफ़ा आपके अशार पढ़े। अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। वाह। मोहब्बत अपना अपना तजुर्बा है, और जब वो नहीं समझा मोहब्बत की ज़बान तो फिर हमें दूसरी ज़बान भी आती है। आई एम ए सोल्जर एज वेल, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी से ग्रेजुएटेड हूँ मैं एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। अब ब्यूरोक्रेट भी हैं माशाल्लाह इस टाइम। यहाँ फरहादो मजनू मोतबर नहीं। क्यों आए बाएं शाये करूं इस सवाल पर, क्यों आए बाएं शाये करूं इस सवाल पर, हाँ मैं फरीफ्ता हूँ तेरे खदो खाल पर। समझ तो गए होंगे आप। मेरे साथ मौजूद है रहमान फारिस साहब। सर क्या हाल है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। इस शेर का याद दहानी का बहुत शुक्रिया कि जो मैं बड़े अरसे से भूल चुका था। अच्छा, अपने कई अल्फाज भूल जाता है इंसान कभी कभार। फीलिंग्स आती हैं ज़िंदगी में, बहुत से अदवार, बहुत स्टेजेस, बहुत से दौर, बहुत अहद आते हैं और गुजर जाते हैं। तो शायर के लिए ये अच्छी बात यह है कि वो उनको डॉक्यूमेंट कर देता है गज़ल की सूरत में, नज़्म की सूरत में, या नसर निगार अपनी कहानियों में उन्हें समो देता है। एक पेंटर, मुसव्विर अपनी पेंटिंग्स में, अपने रंगों में उनको हुनूद कर लेता है, महफूज और प्रिजर्व कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भूल भी जाएं और आपकी याददाश्त और जहन से वो चीज़ें महव हो भी जाएं, तो आपके फ़न और आपके हुनर पारे के थ्रू वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहती हैं और आपको याद दिला देती हैं। अच्छा सर, आपकी इस बात से मुझे एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि इजहार, अपने अंदर अपने आप का इजहार कितना ज़रूरी है? यार, जब से इंसान ने बोलना सीखा है और हैवान नातिक का यानी स्पीकिंग एनिमल का दर्जा इख्तियार किया है, और जब से ज़ुबान ने इर्तिक़ा किया है और एवोल्यूशन पाई है, तब से माफ़ी ज़मीर का और अपने दिल के मुद्दा का और दिल की कैफियत का इजहार हम सब पे लाजिम ठहरा है। पहले इशारों से हुआ करता था, फिर बॉडी लैंग्वेज आई, उसके बाद टूटे फूटे हुरूफ आए, उनके बाद आवाज़ें आईं, उन आवाज़ों ने हुरूफ के साथ मिलकर लफ्ज़ों का वजूद लिया, और फिर उसके बाद फ़िक्रे बने, मिसरे बने, नज़में बनी, गज़लें बनी, पोएम्स बनी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इंसान तो मर जाएगा अगर वो इजहार नहीं करेगा। अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है कि सकूत दहर रगों तक उतर गया होता, सकूत दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर गया होता। तो ये इजहार बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोगों के लिए तो ज़िंदगी की शर्त है ये कि वो बोलेंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो फ़न का इजहार बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है। किस हद तक बोलना है, ये सिविलाइजेशन और तहज़ीब आपको सिखाती है कि आप किस मुआशरे में किस हद तक क्या बात कहेंगे तो वो तहज़ीब के दायरे में होगी, और उससे क्रॉस करेंगे तो वो महज़ब नहीं कहलाएगी। लेकिन बोलना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। बोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रहमान फारिस का लफ्ज़, फारिस का इंतखाब खुद किया या फिर ये इसकी कहानी क्या? ये बड़ी मज़े की एक कहानी है। रहमान मैंने अपने नाम से लिया, उसका पोइटिक नेम बनाने के लिए। फारिस मेरा तखल्लुस है, जो कि फ़रस से निकला है। इसका नाम है शाहसवार, फ़ारसी का लफ्ज़ है ये, इट्स अ पर्शियन वर्ड। बेसिकली मैं जब सऊदी अरेबिया में था, किंग फ़हद यूनिवर्सिटी में, तो मेरे जो चेयरमैन थे उनके नवासे का नाम था फारिस, जो कि 3-4 साल का बच्चा था जिसको मैं अंग्रेज़ी पढ़ाया करता था। तो उससे मैंने कहा कि एक दिन मैंने तेरा नाम छीन लेना है। और ही वॉज़ वेरी क्यूट, 3-4 years old ओनली। और तब मैं शेर नया नया कहना शुरू हुआ था। मुझे फारिस के साउंड इफ़ेक्ट्स, जो सौती असरात हैं, वो इस कदर भाते थे क्योंकि इसमें एक वॉवल है और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। आप ये याद रखिए, मैं अपने नाज़रीन के हवाले से भी ये बात कहना चाहूँगा कि मौसीकियत, ग़नाइयत, लिरिसिज्म, मिठास, मधुरता जो होती है ना, उसके लिए वॉवल्स बहुत अहम हैं। क्योंकि आप कोई भी लफ्ज़, मसलन आप अपना पूरा नाम बताइए ज़रा। मोहम्मद फैसल मुनीर। अब फैसल में एक वॉवल है ये। वॉवल का फ़ायदा ये है कि ये बोलते हुए आपके लिप्स बंद नहीं होते, आ, ए, ई, आई, ओ। इसलिए आपको आवाज़ लगाने का और हुरूफ निदाइया का मौका मिलता है कि अपनी आवाज़ को जितना भी बुलंद करें आपके लिप्स क्लोज नहीं होंगे। तो वॉवल आपके साउंड इफ़ेक्ट्स में खूबसूरती लाता है। इसलिए अगर आप, जैसे मीर 3 हरूफ हैं, अब ये 2 कॉन्सोनेंट्स हैं और एक वॉवल के साथ जुड़े हुए आपस में। फैज़ 3 हरूफ हैं, मिनिमम पॉसिबल। उर्दू में नाम 3 हरफों से कम पे नहीं बन सकता। गालिब,
फारिस, तो इसमें एक वावल आता है। तो आई लव द नेम विच हैव वावल्स इन इट, देयर कैन नॉट बी अ नेम जिसमें वावल ना हो। आप खुद सोचिएगा कोई ऐसा नाम जिसमें वावल ना हो। जफ़र है, नहीं आ रहा मेरे। जफ़र है एक नाम जफर, हाँ जी बिल्कुल जफर है। जिसमें वावल नहीं है। सहर है एक नाम जिसमें वावल नहीं है, बट सहर नाम वावल के बगैर भी बहुत खूबसूरत है। सहर तो सहर, सहर हो या सहर हो, जी, दोनों ये हालतें और दोनों कैफियत ऐसी है कि अच्छा, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। सहर जो है वो सुबह के मानी में है, और सहर जो है वो जादू के मानी में है। सहर में हे मुतहर्रिक नहीं है, साकिन है, इसके ऊपर जज्म है। और सहर में सीन और हे दोनों मुतहर्रिक हैं और रे साकिन है। So that's the slight difference between the two, but both are beautiful names. अब ब्यूरोक्रेट भी हैं माशाल्लाह, इस टाइम कमिश्नर भावलपुर है। जी जी, आई एम पोस्टेड एज कमिश्नर FBR भावलपुर। ये माशाल्लाह अब तो एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे समझ रहे उस वक्त। जी जी। तो ये शायरी की तरफ कैसे आ गए? भाई जो भी गहराई से और गहराई से मुताले का शौक़ जिसको होगा, किताब ख़ानी का और वरक़ गर्दानी का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ख़ास उम्र के हिस्से में शायर ज़रूर होगा, शायरी का एक शौक़ और ज़ौक़ ज़रूर होगा। कुछ लोग उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उसको उधर ही तर्क कर देते हैं। तो मैं वो था कि जिसने तर्क नहीं किया। हमारे यहाँ, हमारे घर में लोग और अफराद कम थे, इंडिविजुअल्स कम थे और किताबें ज़्यादा हुआ करती थी। मैंने रॉबिन्सन क्रूसो और T.S. एलियट और वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे के, ये 6 या 7 साल की उम्र में पढ़ रखे थे। तर्जुमे पढ़े थे लेकिन उस वक्त पढ़ रखे थे। और मुझे ये ख़बर थी कि उस वक्त रशियन लिटरेचर में क्या लिखा जा रहा है, इटालियन लिटरेचर में क्या हो रहा है, ईरान में क्या लिखा जा रहा है, उर्दू में क्या हो रहा है। तो उस हवाले से मुझे जो शायरी का शौक़ था वो बचपन से ही था। मैं ट्रेडिशनल शायरों की तरह ये सवाल का जवाब इस तरह नहीं दूंगा कि जब पहला सांस लिया तो पहला शेर कहा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यह है कि मैंने शायरी को बाकायदा बसर किया और बाकायदा मीर गालिब से लेके और कंटेम्प्रेरीज तक आया। अच्छा, आपकी शायरी का बुनियादी मौजू क्या है, या अभी तक जितनी आपने शायरी की है वो मुझे बताइए कि किस मौजू उसका जो आप समझते हैं कि आपने इंतखाब किया? यार ये बड़ा ही अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा थोड़ा तफसीलन इसका जवाब दूँ। मौजू या स्टाइल, आपका उसलूब जो है उसको यू कैन नॉट एक्चुअली लिमिट, क्योंकि स्टाइल एक बंद गली है। बिल्कुल ऐसे। ऑस्कर वाइल्ड कहता है, T.S. एलियट कहता है कि स्टाइल एक बंद गली है। उसलूब जो है वो आपको पाबंद कर देता है और फिर आप अपनी ही जंजीरों में कैद हो जाते हैं। मेरी ये किताब इश्क बखैर, जिसको 2019 की बेस्ट पोइट्री पब्लिकेशन का नेशनल अवार्ड मिला था, इसमें मैंने तनव्वो की और डाइवर्सिटी की कोशिश की। इसमें नज़में हैं, गज़लें हैं, मंजूम सफ़रनामा है, मरसिए हैं, सलाम है। किताब जो है इसमें मुझे मौज़ूआत के तनव्वो, मौज़ूआत की डाइवर्सिटी और फॉर्म की, साख्त की या यॉनरा की डाइवर्सिटी, दोनों एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। अल्लाह ने उसको कामयाबी दी। चीज़ें इसमें बहुत वायरल हुई, अभी तक होती हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा मौजू स्टार्ट तो मैंने हर उस टीनेजर की तरह किया था कि जो मोहब्बत के मौजू से ही स्टार्ट करता है। और मैं हमेशा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से नियो टेलीविज़न के तमाम तर देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि शायरी में मोहब्बत को जो लोग क्लीशे या ओल्ड या आर्काइक या एंशिएंट चीज़ समझते हैं कि कदीम हो गई, पुरानी हो गई, मतरूक कर देनी चाहिए, वो गलत बात है। उसकी वजह ये है कि आज तक इंसानी तारीख़ में अरबों बल्कि खरबों लोग पैदा हुए, बड़े हुए, बिल्कुल मोहब्बत की और मर गए। तो मोहब्बत जो है हर इंसान का पर्सनल, ज़ाती, इनफरादी, बहुत जुदागाना, बहुत अलग, बहुत निराला और अनोखा, वेरी पर्सनलाइज्ड तजुर्बा है, जिसको कोई भी, मोहब्बत अपना अपना तजुर्बा है। फराज का शेर है, यहाँ फरहाद व मजनू मोतबर नहीं। आप फरहाद की मोहब्बत को अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते, मजनू की मोहब्बत की एग्जाम्पल अपने ऊपर नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट मैन, यू आर अ डिफरेंट वुमन। तो मोहब्बत का तजुर्बा अरबों खरबों लोगों ने जो किया, उस पर शायरी हुई और वो शायरी मुख्तलिफ थी। और जब तक इंसान पैदा होते रहेंगे मोहब्बत करते रहेंगे, और जब तक वो मोहब्बत करते रहेंगे वो नज़में गज़लें लिखते रहेंगे। तो मोहब्बत की शायरी कभी क्लीशे नहीं होगी, ताज़ा रहेगी। गुलाब कभी मुरझा सकता है, आप कभी ये कह सकते हैं कि आज से 1000 साल बाद गुलाब का जो फूल होगा, यार ए बड़ा पुराना जहा लग रहा है यार, मैंने पसंद नहीं। जिसके दिल में हल्की सी भी रंगो बू से मोहब्बत और इत्र और खुशबू के साथ मोहब्बत है, वो गुलाब को हमेशा ताजगी से भरा हुआ इस्तारा ही समझेगा। बिल्कुल।
तो मेरा जो मौजू था, मौजू सुखन जिससे मैंने स्टार्ट किया, वो तो मोहब्बत था, बट देन यू ट्रांसेंड अबव इट। जो शायर है वो ग्रेजुएट करता है फ्रॉम सोशल इंडिविजुअलाइज्ड पर्सपेक्टिव टू एन इंटरनेशनल ग्लोबल आफाकी आलमगीर किस्म के प्लेटफॉर्म की तरफ, जिसमें उसको इंसानियत का दर्द भी महसूस होता है। आप देखिए फैज़ साहब और इकबाल के यहाँ शुरू की जो चीज़ें हैं वो लम्हाती सच था, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद दे ग्रेजुएटेड सर्टनली। तो अब आप जब KG क्लास में आते हैं, देन यू ग्रेजुएट टू अ मास्टर्स डिग्री एंड देन यू गो ऑन टू हैव अ डॉक्टरेट एंड अ पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री। तो इन सब चीज़ों के लिए मौज़ूआत का तनव्वुर भी ज़रूरी है। फिर मैंने सोशल इश्यूज़ पे भी लिखा, मैंने मरसिए भी लिखे, मनक़बत, सलाम, हमद, नात, बल्कि सोशल इश्यूज़ के हवाले से अल्लाह ने एक हुनर अता कर रखा है कि वो मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन एक बात, ख़बर में और शेर में फ़र्क होना चाहिए। यू आर नॉट रिपोर्टिंग, शायर रिपोर्ट नहीं करता। शायर को एक ख़ास लेवल से ऊपर ट्रांसेंड करके अपनी शरीयत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। और ख़बर पे तज्ज़िया रिपोर्टर का काम है, शायर का काम है उसको एस्थेटिकली प्रेजेंट करना। ऐसे है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि मोहब्बत निभाते निभाते लोग मर जाते हैं। मोहब्बत निभाते निभाते लोग मर जाते हैं। इस पर एक शेर मुझे याद आ गया जी कि इब्तिदा ही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। हाय हाय यार, ये मीर का शेर है और इसमें एक कमाल का, खैर मीर का तो 72 नश्तरों के अलावा भी हर मिसरा ही जानलेवा है। इसी गज़ल का एक शेर है कि कदर रखती न थी मताए दिल, कदर रखती न थी मताए दिल, सारे आलम में मैं दिखा लाया। आप एक अपना प्रोडक्ट लेकर फिर रहे हैं दुनिया में, धक्के खा रहे हैं, दर दर पे जा रहे हैं कि यार इन्हों कोई ले लो, nobody is willing to buy it. How painful. ऐसे ही आप देखिए, इसको आजकल जो कहा जाता है कि आप अपना चूरन बेच रहे हैं, लेकिन यह है कि कोई अगर अपने दर्द, अपने ख्वाब, अपना दिल लेके दर दर जा रहा है और उसकी नाकदरी होती है, तो दैट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग दैट अ पोएट कैन एवर हैव। और आपकी इस बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे माशरे कभी तश्कील नहीं पाते, ऐसे माशरे तबाह हो जाते हैं जो लोगों के इजहार को दबा देते हैं, यानी कि लोगों को जो टैलेंट है उसको दबा देते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड। बल्कि मैं यहाँ एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, मुख्तार मसूद मेरे रूहानी मुर्शिद हैं, उनकी किताब है आवाज़ दोस्त, सबको पढ़नी चाहिए, ख़ासतौर पे आपकी उम्र के लोगों को। आवाज़ दोस्त में उन्होंने एक बहुत मज़े की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि धरती इतनी मुनसिफ है, इतनी इंसाफ पसंद है कि उसने हर ख़ित्ते, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर देहात के लिए जीनियस लोगों का एक कोटा मुकर्रर कर रखा है। अच्छा, कि एने जीनियस मैं इस धरती को देने ही देने हैं। ठीक है। अब होता यह है कि कुछ ख़ित्ते अपने नादरे रोज़गार, अपने जीनियस लोगों की कदर करते हैं, उनकी वैल्यू जानते हैं, उनको सर आँखों पे बिठाते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और कुछ ख़ित्ते उनकी नाकदरी करते हैं। तो धरती जहाँ इंसाफ पसंद है, वहीं पे धरती गैरतमंद भी है। बिल्कुल। तो जहाँ जिस खत्ते में, जिस मुल्क में अपने नादरे रोज़गार शख्सियात की, अपने हीरोज़ की नाकदरी होती है, तो धरती कहती है ऐस तो बाद में तेनू बड़े लोग देना ही बंद कर देना। उस धरती पे, उस खत्ते पे बड़े लोग पैदा होना बंद हो जाते हैं। सोचिएगा इस बात पे। मैं आपकी इस बात से ज़हन में आ रहा था कि जैसे हमारे फैसलाबाद की खेती अगर हम कहें तो मज़ाक के हवाले से बहुत भरपूर है। जी। वहाँ के लोग, और पूरे पाकिस्तान में उनकी कदर की जाती है, इवन के बैरून मुल्क भी उनके फ़नकारों को और जो कॉमेडियंस हैं उनको सराहा जाता है। तो ये एक खिता ये हो गया। लाहौर की अपनी एक ख़ासियत है, कराची की अपनी एक ख़ासियत है, पेशावर की अपनी एक ख़ासियत है। तो ये हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कदर भी करते हैं। जी बिल्कुल। जितनी करनी चाहिए उतनी शायद नहीं करते या कर नहीं पाते। लेकिन मैं भी मायूस नहीं हूँ, शायर पेसिमिस्ट नहीं होता, मैं कम से कम नहीं हूँ। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, और मैं रजायत पसंद हूँ, उम्मीद अफ़ज़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि इकबाल के लफ्ज़ों में कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। दी ओनली थिंग इज़ दैट वी नीड टू हैव अ लिटिल नम, और वो नम कदर यही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला मुआशरा जिस तरह तरवीज पा रहा है, ख़ास तौर पे आपके चैनल के तवस्सुत से अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो नियर पास्ट में जो कुछ वाक़यात हुए हैं ख़ित्ते में, और जिस तरह हम लोगों ने एज अ नेशन
एक एग्रेशन का जवाब दिया है, अपने हमसाई की एग्रेशन का, और उसको अच्छी खासी अक्ल भी सिखाई है और मंतक उसके दिमाग में ठोक दी है। ये पॉसिबल था कि हम मोहब्बत से बात करते तो वो समझ जाता, लेकिन वो नहीं समझा। और जब वो नहीं समझा मोहब्बत की ज़बान, तो फिर हमें दूसरी ज़बान भी आती है। और हमारी मुसल्लह अफवाज ने, आई एम अ सोल्जर एज वेल, आई हैव बीन इन यूनिफॉर्म फॉर 5 years, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी से ग्रेजुएटेड हूँ मैं एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। मैंने 102nd GTP मेरा बैचमेट है, तो मेरे अभी सारे बैचमेट्स ग्रुप कैप्टन हैं। 49th इंजीनियरिंग कोर्स मेरा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबक सिखाया जाना ज़रूरी था। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ ख़ित्ते की एक माशाल्लाह सूरत हाल भी ऐसे बदली है। उस दिन मैं PSL का मैच देखने गया, यकीन कीजिए 40 से 50 हज़ार लोगों का जोश और जज्बा और वलवला देखने वाला था। कौम में नई रूह फूंक दी है बुनियानुल मरसूस ने। बिल्कुल ऐसे। द फैक्ट इज़ दैट पाकिस्तानी जो दबा और पिसा हुआ भी था ना, जिसके घर में शायद दाने नहीं है जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो भी अपने आप को थोड़ा सीना तान के और सर उठा के चल रहा है कि 3-4 थप्पड़ मारे हैं उसने अपने हमसायों को, जो हमने एज अ नेशन, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। अब एज अ शायर, एज अ पोएट, मेरा ये मानना है कि इस कैफियत को, ये जो एक हाई मिला है ना हमें, इसको आगे ले, इसको नीचे नहीं आने देना, अब इसको लो पे नहीं जाने देना। वी कैन फ्लाई फ्रॉम हेयर। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि वी कैन सिंपली फ्लाई। तो इसमें हर, जैसे आप एक पॉडकास्ट करते हैं, मैं एक शायर हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, जो जिस फील्ड में है, इस फ्लाइट मोड से फ़ायदा उठाए एंड लेट्स टेक ऑफ टुगेदर एज अ नेशन। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आप एयरफोर्स में भी माशाल्लाह रही, अभी इंकिशाफ हो, मुझे पहले इसका भी इस बात का इल्म नहीं था। अच्छा, आम रूटीन में एक इंजीनियर जब कोई काम करता है तो उसकी जो सोच होती है और थॉट होती है वो क्या होती है, और ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो भी आप जब एयरफोर्स के लिए काम कर रहे हों, तो जब वो आप उस माहौल के अंदर होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? यार, मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, उनका जोश और जज्बा और जुनून इस कदर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोशिश करता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। कोई एक आधा वाक़या एयरफोर्स? ये 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की ड्यूटीज़ थी। लोग एक दूसरे से लड़ते थे कि नहीं, मैं 24 घंटे इधर ही रहूँगा। अच्छा। घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, आज अगर 24, 25, 26, 27 साल की सर्विस जिनकी हो चुकी है, आज की रात अगर मैं चला गया तो सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाऊँगा ख़ुद को, और अपने सब्ज़ हिलाली परचम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आज रात मैं घर चला गया था। Nobody left, everybody was there। लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे कि नहीं यार, आज मैंने ड्यूटी ऑफ है या ऑन है, आज घर नहीं जाना। क्योंकि आज बड़े लोग, जो 24 करोड़ लोग हैं, वो अलग, और शुहदा की रूहें अलग, ये सब हमारी तरफ देख रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप यकीन करें कि वो जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, वो तारीख़ रकम की है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। And I'm so proud to call myself as a student and as a graduate of Pakistan Air Force Academy रिसालपुर, कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसने अक़वाम आलम में जहाँ हमारा फ़ख्र से सर बुलंद कर दिया है, वहीं हमारी डिप्लोमेटिकली जो स्टांस है वो इस कदर ऊपर चला गया। अब देखिए, इंडिया की शिकस्त जिसको उन्होंने छुपाने की कोशिश की, नाकाम, और वो जो सिंदूर था वो न जाने कहाँ चला गया। बहरहाल दुनिया मान गई है, ऐसे करके मिटा दिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल मीडिया एज मोतबर मुस्तनद एज CNN and BBC हैव एक्चुअली अग्रीड टू द पाकिस्तानी स्टांस। और मैं आप लोगों को भी मुबारक देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जिस कदर ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग की, जितना कैलकुलेटेड हमारी फोर्सेस का रिस्पांस था, जितना कैलिब्रेटेड हमने जवाब दिया, जितना हेल्ड बैक हमने जवाब दिया, सब्र से, बर्दाश्त से, अमन पसंदी से, और सिर्फ अपने दिफा का हक़ यूज़ किया, उसी तरह हमारे मीडिया ने वो यावागोई नहीं की, वो बकवासबाजी नहीं की जो कि उनके मीडिया ने, जिनके मुंह से झाग उड़ रही थी, ये कहते कि हमने लाहौर फ़तह कर लिया, हमने इस्लामाबाद फ़तह कर लिया। कुछ भी नहीं हुआ भाई, ऐसे ही। और हमारी अवाम को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने मीम्स के महाज पे उनका नातका बंद किए रखा। मुझे यार समझ नहीं आती, कैसी कौम है माशाल्लाह। हमने तो सुना था, हम तो उस वक्त नहीं थे, कि 65 की जंग में जब डॉग फाइट होती थी लाहौर के ऊपर, तो लोग छतों पे
जाके देखा करते थे और नारे बुलंद किया करते थे। अभी हमने देख लिया तारीख को अपनी आंखों से कि लोग अपनी निगरानी में मिसाइल फायर करवा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। पीपल आर लाइक दे वर क्रेजी नेशन है यार। 1900 इंडिया को पता नहीं किस पागल कौम से उनका पाला पड़ गया था कि जो डरते ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल 1965 की जंग के बाद ही लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर कहा गया था, इसी वजह से कि इन्होंने बड़ी जिंदा दिली का मुजाहिरा किया था। अच्छा, अब हम आपकी तरफ, आपकी ज़ात की तरफ आते हैं। शहरबानो के नाम से आपने एक नज़म लिखी, वो शहरबानो कौन है? शहरबानो मेरी बेगम है भाई, और कौन होगी? एग्जिस्ट करती है? जी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। ये नज़्म थी एक, बल्कि मैं आपको नज़्म भी पेश जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये नज़्म है मेरे उस कोर्टशिप के दौर की, व्हेन वी वर एंगेज्ड। अच्छा। तो ये नज़्म बड़ी वायरल हुई थी, बहुत वेर एवर जहाँ पे भी उर्दू पढ़ी लिखी बोली सुनी समझी जाती है। चूँकि ये मोहब्बत की बात थी तो बहुत सारे मंगेतरों ने अपना उल्लू इस नज़्म से सीधा किया। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के इससे जो ब्रेकअप्स हैं होते होते बच गए। तो उस ज़माने में तो मुझे बड़े शुक्रिया के मैसेजेस आया करते थे कि भैया आपकी नज़्म सुना के तो मेरा जो है ना वो रिलेशनशिप बच गया। तो मैंने कहा भाई ये तो कार सवाब है, सदका जारिया है। ऐसे ही, और ऐसा होता भी है, और ये रियलिटी है। लोग आपके अल्फाज सुनकर अपनी ज़िंदगियाँ बदल लेते हैं। बिल्कुल। देखिए लफ्ज़ की तासीर जो है, अल किताब कुरान की जो को कहा जाता है कलामुल्लाह है, बिल्कुल। तो उसका परतो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी सलाहियतें फूंक रखी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो लफ्ज़ की तासीर अल्लाह की अता है, ये आपको कहीं से कोशिश ज़ोर बाजू से नहीं मिल सकती। मैं नज़्म पेश करता हूँ। इसका उन्वान है शहरबानों के लिए एक नज़्म। जी जी। तुम्हें जब देखता हूँ तो मेरी आंखों पे रंगों की फुहारें पड़ने लगती हैं। तुम्हें जब देखता हूँ तो मेरी आंखों पे रंगों की फुहारें पड़ने लगती हैं। तुम्हें सुनता हूँ तो मुझको कदीमी मंदिरों से घंटियों और मस्जिदों से विर्द की आवाज़ आती है। तुम्हें सुनता हूँ तो मुझको कदीमी मंदिरों से घंटियों और मस्जिदों से विर्द की आवाज़ आती है। तुम्हारा नाम लेता हूँ तो सदियों कब्ल के लाखों सहीफ़ों के मुक़द्दस लफ्ज़ मेरा साथ देते हैं। कमाल है। तुम्हें छू लूँ तो दुनिया भर के रेशम का मुलायमपन मेरी पोरों को आकर गुदगुदाता है। तुम्हें अगर चूम लूँ तो मेरे होंठों पर उलूही आसमानी नाचशीदा जायक़े यूं रक़्स करते हैं कि उसके बाद मुझको शहद भी फीका सा लगता है। क्या बात है, कमाल। तुम्हें जब याद करता हूँ तो हर याद के सदक़े मैं अश्कों के परिंदे चूम कर आज़ाद करता हूँ। ज़बरदस्त। तुम्हारे और अपने इश्क की हर कैफियत से आशना हूँ मैं, मगर जाना तुम्हें बिल्कुल भुला देने की जाने कैफियत क्या है। मुझे महसूस होता है कि मर्गे ज़ात के एहसास से भर जाऊँगा फ़ौरन। तुम्हें मैं भूलना चाहूँगा तो मर जाऊँगा फ़ौरन। अभी आपने एक नज़म सुनाई शहरबानो, हमारी भाभी हैं उनके नाम से। नज़म आपने कही शादी से पहले की, जब आप इंगेज थे। शादी के बाद क्यों कोई नज़म नहीं कही उनके मुतालिक? शादी के बाद भी कही है क्योंकि वरना घर से निकाल देती हैं। अच्छा, अमूमन लोग पूछते हैं, वो बहुत सारी वायरल चीज़ें होती हैं। माई लास्ट वीडियो एक्चुअली वेंट टू 3.5 मिलियन। तो पूछते हैं कि किसके लिए कही थी, तो मैंने उसका एक जवाब मुख्तलिफ चैनल्स पे ये रखा हुआ है कि मेरा एक शेर है कि वो जो हमें अजीज़ है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। अच्छा। तो शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा कर। लेकिन मैं ये नहीं कि आपको बताना चाह रहा कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोई और है या कहाँ है या क्या। शायर के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक चेहरे के साथ एक खुशबू का झोंका हो सकता है, एक अच्छी किसी मूवी की अच्छी लाइन हो सकती है। मुझे तो मेरे लिए एक्सटेसी, मॉर्निंग एक्सटेसी सबसे बड़ी क्या है, गुलाब का ताज़ा फूल। गुलाब, उफ, आई कैन नॉट resist the temptation of looking at a rose, red rose। अब देखिए तख्लीक के मयार की बुलंद तरीन सतह, मुझे तो ये लगता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन अगर फूलों में देखा जाए, इंसान के अलावा कोई मखलूक देखी जाए, तो एक किटन और एक गुलाब का फूल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो एक शेर याद आ रहा है आपकी इस बात से, नाजुकी
उनके लव की क्या कही है? पंखड़ी गुलाब एक की गुलाब सी है। यार मीर तो क्या बात है। मीर का एक शेर है कि अब आप देखिए, इसको आप पढ़ते रहिए और सर धुनते रहिए कि सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, जी जी, सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। जबरदस्त। यानी आप सर से पाँव तक इमेजिन कीजिए एक पैकर को, एक हसीन पैकर को। एंड मीर सेज कि आप wherever you look at her or him, जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं होना चाहता, तो आपको लगता है कि मेरी सारी उम्र इधर ही बसर हो जाएगी। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोहब्बत बेसिकली है क्या, और ये स्पेशली शादी के बाद मोहब्बत का रहना और आपस में बरकरार रहना, ये कितना ज़रूरी है? मैं इस पे दो मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट हैं। पहली बात तो ये है कि मोहब्बत की डेफिनेशन यूनिवर्सल आफाकी आलमगीर नहीं हो सकती, बिकॉज जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, मोहब्बत अपना अपना ज़ाती तजुर्बा है, इसमें फ़रहाद और मजनू मोतबर नहीं ऐसे ही है बिल्कुल। तो मोहब्बत की आपकी डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, तो इसलिए कोई यूनिवर्सैलिटी इसमें नहीं आ सकती। लेकिन ये वाला जो दूसरा सवाल है, ये एक बड़ा ट्रेडिशनल सा सवाल है, लेकिन मेरा इसका जवाब ये है कि जो याफ्त है ना, अवेलेबिलिटी जो है, वो आपकी तलब को कम ज़रूर करती है, ख़त्म नहीं करना चाहिए। द मैरिटल फ्लेम शुड रिमेन अलाइव समहाउ, और उसके लिए क्वांटिटी ऑफ टाइम you live apart and then quality time you should spend together. अगर आप एक दूसरे के सर पे हमा वक्त सुबह दोपहर शाम रात और फिर अगली सुबह सवार रहते हैं, तो you are actually extinguishing the flame. आपको चाहिए spend some time apart, गैप दें, and then come back together. ठीक है। उससे आपकी कदर भी बढ़ती है, वैल्यू भी बढ़ती है, and then you realize you miss that person. और ये बात सिर्फ एक मैरिटल कपल के लिए। मैं आपको एक और बात ऑन एयर एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात मैं करना चाहूँगा कि आजकल I've been to 27 कंट्रीज मुशायरों की वजह से, जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ना, इट इज़ क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। ये अपने ही वजन के नीचे दब के मर रहा है पूरी दुनिया में। ऐसा ही है। वो पाकिस्तान में भी देखें, तलाक की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ। अब लोग जो हैं अमूमन वो उस एक बंधन में बंधना नहीं चाहते कि जहाँ उनके फ्लाइट ऑफ करियर भी डिस्टर्ब हो, जहाँ उनके पर्सनल एम्बिशंस डिस्टर्ब हो। They want to have a kind of an open relationship where they can simply walk out one day without having any responsibilities or anything. ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दौड़ना नहीं है, लेकिन मैं इसको एडवोकेट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि याफ्त या अवेलेबिलिटी या एक्सेस या रसाई जो है, उसको अगर किसी चीज़ की आपको मिल जाती है और आपकी उससे मोहब्बत कम हो जाती, तो आपकी रसाई सच्ची नहीं थी। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब मेरे पर्सनल रूहानी गुरु हैं। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि शादी के बाद अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि खुजली कर रहा हूँ, खुजली नहीं हो रही। वैसे इस पे आपको मैं यूसुफी का हाफिज़ हूँ, और मेरे घर पे यूसुफी को कोट करना मेरे लिए मना किया गया है। तो मैं बात पे उन्हीं को ले आता था। सही है। अब यूसुफी का एक जुमला है कि अगर आप पेरिस जाओ या यूरोप जाओ और अपनी ज़ाती बेगम को साथ ले जाओ, ठीक, तो ये यूं ही है कि आप माउंट एवरेस्ट जाओ और थर्मस में बर्फ ले जाओ। वैसे मैंने यूसुफी साहब का उनके साथ मुलाकात हुई। कैन यू इमेजिन, दैट गाय वाज मिरेकुलस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उस तरह का बंदा दोबारा जन्म नहीं लेगा। उस जैसा लिखना इम्पॉसिबल है। मैं मज़ा लिखता हूँ, उन तक पहुँचना मोजज़ाती तौर पर ही मुमकिन है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की ज़ात के बारे में थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करिएगा, स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से नाशना है। उसकी वजह यह है कि हर जो है वो थर्ड रेटेड किस्म का लतीफ़ा जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के नाम जड़ के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जड़ दिया जाता है, और हर बेवज़न शेर वो अहमद फराज साहब के नाम जड़ दिया बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूसुफी, मैं तमाम अपने नए जो हमारे लड़के लड़कियां यंगस्टर्स हैं, जेन जी जो है ख़ास तौर पे, उनसे ही मुखातिब हूँ कि बेटा आप लोग मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़िए, और उससे पहले आप स्टार्ट कीजिए मिज़ाह पढ़ने को। कर्नल मोहम्मद ख़ान से शफ़ीक़ुर रहमान तक आइए, इब्न इंशा तक आइए, पितरस बुखारी तक आइए, और फिर वहाँ से यूसुफी तक ग्रेजुएट कीजिए। आपको हंसना सिखा देंगे यूसुफी, और हंसते रहने में ही ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हामिद मीर साहब ने अपने शोज़ में कई दफ़ा आपके अशार पढ़े हैं, तो कोई एक मशहूर शेर जो हामिद मीर साहब ने आपका पढ़ा हो, ये नज़म? जी, वो उन्होंने एक शेर पढ़ा था
ये शेर असल में इसकी दास्तान अजीब है कि इसके बारे में अहमद मुश्ताक साहब ने कहा कि इसको मौत ज़िंदा रखेगी। जी। मुझे तब समझ नहीं आई, लेकिन बाद में पता चला दिलीप कुमार फौत हुए तो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स ने ये चलाया। ठीक है। इरफान खान फौत हुए तो दूरदर्शन पे और हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन बना। जी। सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो उनकी वाइफ ने ट्वीट किया। जी। अभी वो अंबानी उनके कोई वो एक उस फैमिली में से कोई फौत हुआ। तो यानी इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे ये शेर मौत या कहानी के ख़ात्मे के वक्त दोबारा वायरल हो जाता है। शेर है कि हामिद मीर साहब ने भी पढ़ा था कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते। ज़बरदस्त। आपके वक्त का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बातें तो मज़ीद भी करने का दिल कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपकी और भी मसरूफियात हैं। आपने एज ए कमिश्नर भावलपुर भी सर्व करना है जाकर। आई एम ऑनर्ड और मैं आपके चैनल की इंतज़ामिया का, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार हूँ।